हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो आप अपनी तैयारी एकदम पूरे दम के साथ कीजिए और बोर्ड एग्जाम को आपको निकालना ही है और अच्छे मार्क्स से आपको पास होना है। तो चलिए, आज हम आप लोग के प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस में, जो आपका जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम देखिए, हमने पहला चैप्टर जो था पाचन, उसको कंप्लीट कर लिया है। ये आपका उसका दूसरा आपका पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, शोषण। तो अब इस चैप्टर में हम पूरा शोषण, इस वीडियो में हम पूरा शोषण को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पाचन को नहीं देखा है तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको पूरा देख लीजिए और वहां से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपका क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे देखिए जैव प्रक्रम में शोषण। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, शोषण। तो हम पहले यही समझते हैं कि शोषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम शोषण। अब देखिए शोषण होता है क्या। तो शोषण क्या है, देखिए किसी कोशिका के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, इसी को बोलते हैं शोषण। क्या बोलते हैं, शोषण। अब शोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो सिंपल सी बात देखिए, आप भोजन करते हैं तो भोजन से हमें ऊर्जा डायरेक्ट नहीं मिलता, उससे हमें कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, स्टार्च, विटामिन, वसा, प्रोटीन, ये सब मिलते हैं। हमें ऊर्जा कब मिलता है, जब इन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो अब इनसे हमें ऊर्जा किस प्रकार मिलती है, कैसे मिलती है, इसी को हमको क्या है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शोषण क्या होता है। तो शोषण क्या है, कोशिका के अंदर, कोशिका में होने वाली वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अब देखिए जो आपका कार्बनिक पदार्थ है, इसमें मुख्य रूप से होता है ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा, देखिए कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं, शोषण। यानी देखिए कोशिका में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, शोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, शोषण कहलाती है। तो शोषण क्या है, शोषण एक प्रक्रिया है जो कहाँ होती है, कोशिका के अंदर, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का मुख्य रूप से आपका देखिए याद रखिए, किसका, ग्लूकोज से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ आएगा। अब ये देखिए, ये आपका था शोषण। अब इसके होता है शोषण के प्रकार, कि शोषण के प्रकार कितने, शोषण के प्रकार। देखिए शोषण के मुख्य रूप से दो प्रकार, कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। अभी कौन कौन से हैं, तो शोषण के आपके देखिए दो प्रकार कौन कौन से हैं, इसको देख लीजिए आप। एक आपका है ऑक्सी या वायवीय शोषण, एक आपका क्या है, ऑक्सी अवायवीय शोषण। दूसरा आपका है अनाक्सी, अनाक्सी या अवायवीय शोषण। अब ध्यान समझिए, एक आपका होता है ऑक्सी अवायवीय शोषण, दूसरा होता है अनाक्सी या अवायवीय शोषण। देखिए ये दोनों किस आधार पर बांटे गए हैं, तो आप इसको देख सकते हो, ये दोनों आपके किस आधार पर बांटे गए हैं। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति, उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर आपका शोषण दो प्रकार का है, एक होता है ऑक्सी अवायवीय शोषण, एक होता है अनाक्सी या अवायवीय शोषण। अब आप बताओ, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, तो ऑक्सी अवायवीय शोषण कब होगा। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए जब आपका शोषण क्या होता है, जब शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। जब आपका शोषण किसमें हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सी या वायवीय शोषण। दूसरा, अगर जब आपका शोषण, जब शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कब हो,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तब क्या होता है आपका अवायवीय श्वसन। तो देखो ऑक्सी यहाँ से आपका नाम से शब्द से स्पष्ट हुआ ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो अनऑक्सी है, अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन न हो, जबकि यहाँ पर क्या है ऑक्सी, ऑक्सी में ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये दो प्रकार के क्या होते हैं शोषण। अब इसमें होता क्या है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसमें क्या देखिए आपको बताया कि मुख्य रूप से क्या होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपका टूट जाता है। देखिए क्या होता है C6H12O6, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है। देखिए किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस देखिए यहाँ 38 एटीपी ऊर्जा है, ये आपका एटीपी क्या है ऊर्जा। अब इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं, पहले इसको समझ लो। देखिए जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है, साथ इसके 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो देखिए इसके पहले 6 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए और यहाँ से, तो देखिए यहाँ 6 कार्बन था, यहाँ कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन आपका 12 थे, 6 गुना 12 हो गया, ऑक्सीजन मिला जी और सही है, 6 गुना 12 यहाँ 6 18 है, यहाँ पर 6 गुना 12 और 6 18। तो ये आपका क्या है एक संतुलित अभिक्रिया है। और इसमें आप देखो एक ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन कणों से मिलकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल निकलता है और इसके साथ 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। तो ये आपका क्या है, यह आपका ऑक्सीजन। अब अनऑक्सीजन में क्या होता है, देखो अनऑक्सीजन में होता है क्या आपका, बेसिकली इसमें देखो आपका दो रिएक्शन होता है, एक होता है ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में डायरेक्ट टूट जाता है किसमें C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही इसके 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है 2 एटीपी। कितनी ऊर्जा निकलती है 2 एटीपी। यानी ग्लूकोज एक यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, डायरेक्ट टूट गया आपका किसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये कब होता है, ये आपका होता है एंजाइम की उपस्थिति में, किसमें एंजाइम की उपस्थिति में। और यहाँ पर जो ये रिएक्शन होता है ये भी आपका होता है एंजाइम से, लेकिन यहाँ मेन आपका ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं। तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर ये टूट गया किसमें, इसका नाम आपका है एथिल एल्कोहल, इसका क्या नाम है एथिल एल्कोहल, और इसको आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जब ग्लूकोज आपको टूट जाता है एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके साथ क्या होता है 2 एटीपी ऊर्जा। इसको भी संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ कार्बन 6 है, तो आप अगर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कर दें तो आपका कार्बन यहाँ पर भी 6 और बाकी एक तत्व मिला लेंगे तो आपका सब कम क्या है संतुलित है। समझ आएगा। अब देखिए इस अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं किण्वन। इस अभिक्रिया क्या नाम है, इसका नाम है किण्वन। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं किण्वन। इसी प्रकार देखिए ग्लूकोज आपका एथिल अल्कोहल टूटता है, इसके अलावा ग्लूकोज का अनाक्सीकरण में एक और पदार्थ बनता है, देखिए वो क्या बनता है C6H12O6, ये आपका टूट जाता है किसमें C3H6O3, और प्लस साथ इसके कितना निकलता है, इसमें भी आपका 2 एटीपी ऊर्जा निकलता है। कितना ऊर्जा निकलता है 2 एटीपी। तो देखो आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज टूट जाता है किसमें C3H6O3 में, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका लैक्टिक अम्ल। इसका क्या नाम है लैक्टिक अम्ल। तो ये आपका टूट जाता है लैक्टिक अम्ल में, तो इसमें भी आपका क्या होता है 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। अब देखिए ये होता किसमें, तो आपका ऑक्सीजन लगभग सभी जीवों में होता है, सभी जंतुओं और पादपों में। ये किसमें होता है, अगर ये पूछा है किसमें होता है तो आप इसका एग्जांपल क्या दोगे, यहाँ सभी जंतु और पादप में होता है। और ये आपका किसमें होता है, तो देखिए आपका जो देखिए इसमें ऊपर वाला रिएक्शन को किण्वन बोलते हैं, जो आपका किण्वन कौन किण्वन, ये आपका मुख्य रूप से देखिए होता है बैक्टीरिया में और आपका ईस्ट में। इसमें होता है बैक्टीरिया में और ईस्ट में। आपका जो दूसरा रिएक्शन देखिए ये आपका क्या है, इसमें अनासिक शोषण में होता क्या है, ग्लूकोज का आंशिक पाचन। क्या होता है आंशिक पाचन। देखिए यहाँ पर 38 एटीपी ऊर्जा निकल रहा है लेकिन यहाँ मात्र 2 एटीपी ऊर्जा निकल रहा है। तो इसमें होता क्या है, ये वाला जो रिएक्शन है ये आपका कब होता है, ये मुख्य रूप से होता है हमारी मांसपेशियों में, हमारे मांसपेशियों। तो ये हमारे मांसपेशियों में कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा कार्य करते हैं और
ग्लूकोज को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, यानी हमारे शरीर में जो मांसपेशियां उनको ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता जितना उनको जरूरत है, तो क्या होता है ये ग्लूकोज का अनावश्यक शोषण होने लगता है। अनावश्यक शोषण क्या बनने लगता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, और इसकी क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसमें बहुत कम ऊर्जा निकलती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। अभी जब लैक्टिक अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा होने लगती है तो हमें थकान का महसूस होने लगता है, यानी हमें थकावट लगने लगती है, तो फिर हमको क्या चाहिए, आराम चाहिए। तो जब हम आराम करते हैं तो ये फिर से क्या होता है, देखिए लैक्टिक अम्ल ब्लड के द्वारा पहुंच जाता है किसमें, यकृत में, यानी लीवर में पहुंच जाता है, और आपका जो लीवर होता है वो इसको फिर से बदल देता है ग्लाइकोजन, किसमें बदलता है, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन आपका क्या है, ग्लूकोज का एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है, यानी इसमें ग्लाइकोजन में 10,000 या इससे ज्यादा क्या होते हैं, ग्लूकोज के अणु होते हैं, जो हमारे लीवर द्वारा बनाए जाते हैं और लीवर में ही संचित होते हैं। फिर जब हमें ग्लूकोज या ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये वहां से रिलीज होकर जिस अंग में हमें आवश्यकता होती है वहां पहुंच जाता है, और उस क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, हमें ऊर्जा फिर से प्राप्त। समझ, तो ये आपका क्या था, अनावश्यक शोषण, और ये आपका था आवश्यक शोषण। तो इसको नोट कर लीजिए, अब हम बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने शोषण देख लिया, अब हम देखते हैं शोषण विभिन्न प्रकार के जीवों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पादपों में शोषण। तो हम क्या देखने वाले हैं, देखेंगे पादपों में शोषण। तो देखिए आपका जो पादपों में शोषण है, तो पादपों में या जंतुओं में शोषण देखिए दिन रात चलती रहती है, यानी ये हमेशा चलता रहता है। तो आपका पादपों में जो शोषण होता है दिन रात चलता रहता है, जिसमें क्या होता है, आपका जो पादप है, देखिए ये क्या करते हैं, दिन रात क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, त्यागते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो ऑक्सीजन ग्रहण के कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं, जिससे क्या होता है, ये शोषण करते हैं। अब ये बात है कि पादपों में शोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। अभी आप हम पढ़ेंगे कि मानव में शोषण तंत्र, तो उसमें शोषण के लिए मानव विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, लेकिन पादपों में ऐसा कोई भी सिस्टम या फिर तंत्र नहीं होता है। तो इसमें होता क्या, देखिए आपका पादपों में सामान्य रूप से विषम प्रक्रिया द्वारा शोषण होता है, तो इसलिए इसमें जो शोषण होता है इसके विभिन्न भागों से होता है। पादपों का देखिए, जो पादपों में शोषण है, पादपों में शोषण आपका जो है इसके विभिन्न अंगों में देखिए, इसमें अंग ने भाग विभिन्न भागों में होता है। क्या होता है, विभिन्न भागों में होता है। तो सबसे पहले हम देखें, अगर इसे विभिन्न भाग क्या है, जड़, तना, पत्ती, तो हम तीनों को क्रम बाय क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, देखिए पहला देख लेते हैं जड़ों। अगर जड़ों में देखेंगे तो देखिए होता क्या है, जो जड़ें होती है, जड़ों पर आपका मूल रोम, जड़ों पर क्या होता है, मूल रोम। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बना देते, देखिए ये आपका पादप ऊपरी भाग है, यहाँ पर नीचे क्या है, जड़ है। अब इस जड़ पे देखिए यहाँ पर मूल रोम होते हैं, क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं। ये जो मूल रोम है, ये मूल रोम मिट्टी के कणों के बीच स्थित होते हैं। तो मिट्टी के कणों के बीच स्थित जो ऑक्सीजन होता है उसको देखिए क्या करते हैं, यानी यहाँ से यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी के कणों के साथ वहीं पर रुक जाता है, और इन मिट्टी के कणों के आसपास जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर गैसों का विनिमय होता रहता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, जड़ों में शोषण। तो पादपों के जड़ों में शोषण किसका होता है, तो पादपों में जड़ों में शोषण होता है, यह जो होता है ये दोनों, देखिए यह प्रक्रिया विसरण द्वारा होती है। किस द्वारा होती है, विसरण द्वारा होती है। तो देखिए जो आपके पादपों के मूल रोम होते हैं, ये मूल रोम पादप मिट्टी कण स्थित होते हैं, तो वहां से मिट्टी कणों के बीच जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे अणु होते हैं उनको ये ग्रहण कर लेते हैं और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ये किसका उदाहरण हो गया, जड़ों द्वारा हो गया। दूसरा आपका क्या होता है, देखिए दूसरा आपका होता है तने। अगर तने में आप देखेंगे तो क्या होता है, तो देखो विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं उन पादपों के तने में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को कहा जाता है वातरण। यानी तने पर क्या होते हैं, देखिए तने पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, वातरंध्र। इन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। तो देखिए जो वातरंध्र होते हैं इन्हीं से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है।
जो तने होते हैं तनों में मुख्य रूप से आपका जो शोषण होता है किसका होता है वात रंध्र का। वात रंध्र से आपके ऑक्सीजन अंदर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। फिर आपका तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है पत्ती। पत्ती में अगर आप देखेंगे तो देखिए होता है पत्तियों पर भी छोटे छोटे संरचनाएं पाए जाते हैं जिसे आपने पढ़ा है इस चैप्टर के पहले वाले भाग में पढ़ा है किसमें पोषण में। तो पोषण में आपने देखा था पत्ती की संरचना, तो पत्ती की संरचना में आपने देखा था कि पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ पर देखा था क्या एक पत्ती की संरचना, देखिए यहाँ पर पत्तियों में अगर हम यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अगर इन छिद्रों को क्या जाए जूम किया जाए, क्या किया जाए जूम किया जाए, तो देखिए इसको अगर जूम करेंगे तो यहाँ जूम करके बना दें इस यहाँ पर इस प्रकार संरचना, इस प्रकार संरचना होती है। इसके चारों तरफ आपका विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसको आपने पिछले वीडियो में ही डिटेल में देख लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको पहले उस चैप्टर को कंप्लीट देखिए फिर आप इस चैप्टर को देखिए। देखिए इसमें आपका ये क्या है रक्षक कोशिकाएं होती है। इन रक्षक कोशिकाओं में देखिए यहाँ पे छिद्र है, यहाँ से आपका क्या होता है ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर जाता है, यानी देखिए यहाँ से क्या होता है ऑक्सीजन आपका अंदर जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बाहर। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस छिद्र का अंदर जब बाहर जाते हैं ये भी विषय पर जगह होती है। तो सिंपल से आप याद रखोगे कि पत्तियों में क्या होते हैं छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, इन छिद्रों को कहा जाता है जो ये छिद्र है इनको देखिए इस छिद्र को कहा जाता है आपका क्या, छिद्र को कहा जाता है रंध्र। क्या कहा जाता है रंध्र। तो इन्हीं रंध्रों द्वारा क्या होता है गैसों का विनिमय होता है जिससे पत्तियां शोषण करती है। तो ये आपका किसमें था पादपों में शोषण। इसी प्रकार अब देखिए जिस प्रकार आपको पादपों में शोषण देखा इसी प्रकार कुछ विभिन्न प्रकार के जीवों में शोषण देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं मानव। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में शोषण देखोगे इसके बाद क्या देखोगे हम विभिन्न प्रकार के जीवों में शोषण। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में शोषण क्या होता है, तो देखो पहला आपका क्या है, पहला आपका होता है फेफड़े द्वारा। फेफड़े देखिए बहुत सारे जीवों के अंदर क्या होता है फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों से क्या करते हैं शोषण करते हैं। तो ऐसा किसमें होता है देखिए ऐसा आपका होता है स्तनधारियों में, स्तनधारियों स्तनधारियों में क्या होता है फेफड़े होते हैं। उसके बाद आपका देखिए मेढक में होता है, छिपकली में होता है, पक्षी में होता है, इन सभी में क्या होता है फेफड़ों द्वारा शोषण होता है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका होता है देखो त्वचा द्वारा। कुछ जीव क्या करते हैं त्वचा द्वारा भी शोषण करते हैं। जैसे में आपका क्या होता है त्वचा द्वारा शोषण कौन करता है, तो त्वचा द्वारा शोषण आपका ये करता है केंचुआ और मेढक। देखिए मेढक आपका किसके त्वचा द्वारा भी शोषण करता है। अब केंचुए भी क्या करते हैं त्वचा द्वारा शोषण करते हैं। फिर आपका तीसरा देखिए क्या है, कुछ जीव होते हैं अपने वो किसके शोषण करते हैं गिल्स, इसको देखिए गिल्स होता है गिल्स या क्लोम। तो ये क्या होता है देखिए गिल्स या क्लोम आपका जलीय जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जलीय जीवों में। देखिए क्या होता है आपका मछली में होता है, मछली प्राण जिसे आप लोग झींगा बोलते हैं, क्या बोलते हो झींगा प्राण। अब ये आपका दो हो गया। फिर अब चौथा प्रकार के पाया जाता है इसे बोलते हैं श्वास नाल। श्वास नाल, श्वास नाल के द्वारा भी कुछ जीवों में क्या होता है शोषण होता है। अब ये किसमें होता है, ये आपका देखिए होता है मुख्य रूप से कीटों में। किसमें होता है कीटों में क्या होता है श्वास नाल, और श्वास नाल के द्वारा क्या करते हैं शोषण करते हैं। तो ये आपका चार नाम है, इनको आप याद रखो कि फेफड़े द्वारा शोषण इनमें होता है, त्वचा द्वारा केंचुआ मेढक में होता है, जबकि गिल्स क्लोम द्वारा मछलियों में होता है, प्राण झींगा में होता है, और आपका श्वास नाल किसमें होता है कीटों में। समझ आएगा। तो ये आपका क्या था पादपों और विभिन्न प्रकार के प्राणियों में शोषण। अब इन सभी के बाद आपका आता है देखिए मुख्य रूप से हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है मानव में शोषण। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव में शोषण। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं मानव में शोषण। किसमें शोषण मानव में शोषण। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं किसमें मानव में शोषण। तो देखिए आपका जो मानव में शोषण होता है तो इसमें शोषण के लिए विभिन्न अंग होते हैं और ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं शोषण तंत्र। अब शोषण तंत्र में आपका मुख्य रूप से क्या होते हैं
कुछ विशेष अंग है जिनको आपको समझना है। तो देखो आपका क्या करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र। कि अगर इसमें विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर क्या अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, इसे बोलते हैं श्वसन तंत्र। अब इस श्वसन तंत्र को देखिए आपका किसका निर्माण करते हैं? आपका बनाते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। अब ये अंग कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। अब इसी फिगर को हम यहाँ बोर्ड पर बना रहे हैं और आपको एक एक नाम समझा रहे हैं। तो देखो ये आपका फिगर बन रहा है यहाँ पर। चलिए तो देखिए ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या है? श्वसन तंत्र बना है। किसका? मनुष्य का। मनुष्य का क्या बना है? श्वसन तंत्र। अब देखिए इसमें क्या क्या भाग होता है। तो सबसे पहले इसमें जो भाग आता है इसका नाम होता है नासा मार्ग। क्या नाम होता है? नासा। तो देखिए आपका ये है नासा मार्ग और इसे बोलते हैं नासा गुहा। क्या बोलते हैं? नासा गुहा। ये आपका हो गया नासा गुहा। देखिए नासा मार्ग से क्या होता है, यहाँ से आपका गैस अंदर जाता है। कौन सा गैस अंदर जाता है? आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? अंदर जाता है। तो देखिए नासा मार्ग क्या होगा? आपका नाक होता है। नाक में देखो आपको पता है, नॉर्मली आप देख सकते हो कि आपके नाक में क्या होता है? दो पट, मतलब यहाँ पर नाक में दो छेद होते हैं, एक पट जो है अलग होते हैं, तो इन्हें दो छेद होते हैं, इसे बोलते हैं नासा मार्ग। अब आगे यहाँ पे क्या होता है? गुहा होता है, मतलब खाली स्थान होता है, इसको बोलते हैं नासा गुहा। तो इसी को क्या लिखा गया है? नासा गुहा। देखिए ये आगे जाता है और आपको पता है कि आपका मुंह है, ये दोनों आपको मिलता है क्या? ये दोनों आपको मिलता है किसमें? ग्रसनी। किसमें मिलता है? ग्रसनी में। देखिए इसका नाम है ग्रसनी। क्या नाम है? ग्रसनी। तो आपको पता है कि ग्रसनी क्या होता है? यह देखिए ग्रसनी आहार नाल और श्वास नाल, ये श्वास नाल है आपका, आहार नाल, दोनों का सहमार्ग होता है। क्या होता है? सहमार्ग। ये आगे चल के देखिए यहाँ पर एक संरचना होती है, इसका नाम होता है घाटी ढापन। क्या नाम होता है? घाटी ढापन। ये क्या होता है? घाटी ढापन आपका उपास्थि संरचना होती है। कैसी होती है? उपास्थ्यमय संरचना, यानी उपास्थि की बनी एक संरचना होती है, ढक्कन नुमा संरचना, जो क्या करती है कि यहाँ से श्वास नाल और आहार नाल को अलग करती है। श्वास नाल और आहार नाल को क्या करती है? अलग। इस घाटी ढापन के पास में यहाँ पर एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं स्वर बक्सा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक और संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? स्वर बक्सा। यानी याद रखोगे आप, इसके पास में ये क्या होता है? स्वर बक्सा। स्वर बक्सा का मतलब क्या होता है? देखिए आपके गले में यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होता है, तंतुमय संरचना होती है उपास्थि की, जिससे क्या होती है? हमें ध्वनि निकलती है, तो उसे बोलते हैं क्या? स्वर बॉक्स। अब इस स्वर बॉक्स के नीचे फिर देखिए क्या होती है, ये नीचे जो आपकी एक संरचना आ रही है, नलिका संरचना, इस नलिका का नाम होता है श्वास नली। क्या नाम होता है? श्वास नली। अब देखिए ये आपका होता है श्वास नली, जो कहाँ से घाटी ढापन से आती है आपका, कहाँ? वक्ष भाग। वक्ष भाग मतलब देखिए यहाँ से आपका यहाँ शुरू होकर जो वक्ष भाग में आता है, कहाँ तक? यहाँ तक आता है वक्ष भाग में, इसको क्या बोलते हैं? श्वास नली। अब इस श्वास नली को देखो, इसके चारों तरफ नहीं, देखिए सामने से आपको दिख रहा है क्या? ये रिंग की समान संरचना दिख रही है। तो जो रिंग की समान संरचना है, ये वास्तव में आपकी होती क्या है? तो देखिए ये जो आपकी संरचना है, ये आपकी क्या है? उपास्थि की वलय, वलय, अर्ध वलय होती है। कैसी होती है? अर्ध वलय। अर्ध वलय मतलब देखिए ये आपका सामने की ओर क्या होती है? होते हैं, लेकिन पीछे से अपूर्ण होते हैं, पूरी तरीके से नहीं होता, पूरा गोल नहीं होता, पीछे से अपूर्ण होता है। तो ये अर्ध वलय मतलब ये अपूर्ण वलय होता है, उपास्थि की बनी संरचना होती है, जो क्या करती है? इस नली को चिपकने से बचाती है, चिपकने से रोकती है। यह कहते हैं उपास्थि की बनी संरचना होती है, रिंग की तरह। देखिए ये आगे यहाँ तक है, तो ये आपके पूरे श्वास नली में होती है। फिर आपका देखिए श्वास नली आगे आता है और दो भागों पर जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में वक्ष भाग में दो फेफड़े हैं। कितने फेफड़े हैं? दो फेफड़े। ये दोनों फेफड़े आपके श्वसन अंग के मुख्य भाग हैं, ये श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। क्या? फेफड़े। तो मानव शरीर में दो फेफड़े होते हैं, आपका होता है ये वाला, ये दोनों फेफड़े। देखिए ये आपके किस तरफ है? आप सपोज करो ये इंसान ऐसे खड़ा है,
तो इसका फेफड़ा ये वाला जो होगा कौन सा, ये आपका बायां होगा, ये कौन सा है, दायां। ये आपका कौन सा है, ये आपका है बायां, और ये कौन सा है, दायां। कौन सा है, दायां। तो देखो ये आपका बायां फेफड़ा है, चलो फेफड़ा लिखिए, बायां फेफड़ा, और ये आपका कौन सा है, दायां, दायां फेफड़ा। तो देखो जो इन्हीं दोनों फेफड़ों के बीच में आपका होता है हृदय, क्या होता है, हृदय। तो हृदय का देखिए थोड़ा सा भाग आपका क्या होता है, बाएं फेफड़ों की ओर होता है, किधर होता है, बाएं फेफड़े की ओर। इसीलिए आपको देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा बायां फेफड़ा आपका मुड़ा हुआ होता है, जबकि आपका दाहिना फेफड़ा मुड़ा होता है। तो थोड़ा सा दबाव होता है किसका, हृदय का, क्योंकि हृदय यहीं पर उपस्थित होता है। अब देखिए आपकी जो श्वास नली आई थी वो आगे आने के बाद दो भागों में बट जाती है और दोनों फेफड़ों में चली जाती है। तो जो बचने वाली जो नली बनी है इसका नाम होता है, इस नली का नाम क्या होता है, देखिए इसका नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम होता है आपका श्वसनी। क्या नाम होता है, श्वसनी। तो याद रखोगे आप कि इस छोटी सी जो आपकी दो दो भागों में टूटी है कौन, श्वास नली, उसको बोलते हैं श्वसनी। अब ये दोनों श्वसनियां अपने अपने ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, किसमें प्रवेश कर जाती है, फेफड़े। देखो आपको जो वलय था ये इसमें भी होता है, किसमें, श्वसनी में भी होता है। अब ये आगे अंदर चली जाती है किसमें, फेफड़े में। अब इस फेफड़े में आते हैं तो देखो क्या होता है, इस फेफड़े में आकर यहाँ से फिर ये साकित हो जाती है। देखिए ये बहुत सारी साकित हो जाती है यहाँ पर आकर अंदर, और इसके लास्ट छोर में क्या होता है, इसके लास्ट छोर में आपका कुछ गुब्बारे जैसी संरचना होती है, और इस संरचना को कहा जाता है कुपिका। क्या कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है कुपिका या वायु कोष। क्या कहा जाता है, वायु कोष, कुपिका या कहा जाता है वायु कोष। तो ध्यान देखो आप, इस जो लास्ट छोर में आपके अंगूर के समान संरचनाएं होती है, ये आपकी छोटी छोटी कुपिकाएं होती है, जो किसकी होती है, आपके श्वसनी के अंदर की। अच्छा ये आपके श्वसनी के अंदर आते हैं तो इसको बोलते हैं श्वसनिका। इसका एक और नाम रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, श्वसनिका। क्या रख देते हैं, श्वसनिका। तो देखिए अब यहाँ से आने के बाद देखिए एक तरफ हम बनाए, इसी तरफ इसमें भी होता है, दोनों फेफड़े में उसी प्रकार संरचना होती है। ये अत्यधिक साकित होकर पूरे फेफड़े में क्या होती है, एक जाल बना देती है, और सभी जाल के लास्ट शो में क्या होता है, कुपिकाएं होती है। क्या होता है, कुपिका। अभी कुपिकाओं को हम डिटेल करेंगे। देखिए इस प्रकार से आपका देखिए ये पूरा आपका क्या हुआ, शोषण तंत्र स्टार्ट कहाँ से हुआ था, नासा मार्ग से। तो पहले आपका नासा मार्ग है जिससे वायु प्रवेश करती है, वायु प्रवेश करके यहाँ से आती है नासा गुहा में, नासा गुहा से आती है ग्रसनी में, ग्रसनी से फिर कंठ से होते हुए आपका किसमें चली जाती है, आपका श्वसन श्वास नली में, किसमें जाती है, श्वास नली। अब श्वास नली आपका पहुंचता है कहाँ, वक्ष भाग में। वहां पहुंचकर दो भागों में विभक्त हो जाता है। ये जो जिन भागों में विभक्त होता है इनको कहा जाता है क्या, श्वसनी। और दोनों श्वसनी आपके दोनों ओर के फेफड़े में अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद देखिए श्वसनिका फिर से विभाजित होती है, और नाम क्या, इसका नाम होता है श्वसनिका। यानी श्वसनी विभाजन को क्या बनाती है, श्वसनिका। ये आपकी क्या है, श्वसनिका। अब इस श्वसनिका के लास्ट छोर पर आपका क्या होता है, गुब्बारेनुमा संरचना होती है, जिसको कहा जाता है कुपिका या वायु कोष। समझ आ गया। तो ये आपका पूरा क्या था, श्वसन तंत्र था, किसका, मानव। समझ आया। अब देखो ये आपका श्वसन तंत्र है, इसको अच्छे से नाम को आप पढ़ लो। अब उसके बाद देखिए इसमें आपको जो नाम लिखा है इस पूरे नाम का फिगर बनाइए और नाम बिल्कुल लिख लीजिए। इसमें आपका देखिए जो फेफड़ा है, क्या, फेफड़ा, यह क्या होता है आपका, श्वसन में मुख्य अंग होता है, या श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है। थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो आपको क्या है कि जो फेफड़ा होता है आपका, यह मुख्य श्वसन अंग है। ये क्या, मुख्य श्वसन अंग है। देखिए ये कैसे होते हैं, ये आपके ये संख्या में 2 तथा वक्ष भाग में, कहाँ पर, वक्ष भाग में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, वक्ष भाग में स्थित होते हैं। और उसके बाद क्या है, देखिए यह आपका 2 स्तर, देखिए 2 स्तर मतलब आप ये सोच सकते हो 2 स्तरीय, 2 स्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, झिल्ली से घिरा होता है। 2 ऐसे झिल्ली से घिरा होता है, और इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, इस झिल्ली को कहा जाता है फुफ्फुस आवरण। क्या कहा जाता है,
इस झिल्ली को कहा जाता है फुफ्फुस आवरण। इस झिल्ली को कहा जाता है फुफ्फुस आवरण। जो द्विअस्थीय झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। अब जो आपका फुफ्फुस आवरण है, देखिए इस आवरण के बीच में एक तरल भरा होता है, यानी इसके बीच में क्या होता है, देखिए इसके बीच में क्या होता है, एक तरल भरा होता है। क्या भरा होता है, एक तरल होता है, तरल पदार्थ होता है, जो क्या होता करता है, इसका नाम होता है फुफ्फुसीय तरल। क्या नाम होता है, फुफ्फुसीय तरल। अब यह तरल क्या करता है, देखिए इस तरल का कार्य होता है बाह्य आघातों से सुरक्षा करना। किससे, बाह्य आघातों से सुरक्षा कर। अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ देख लीजिए, देखिए जो लंग्स है, देखिए आपका क्या है, ये बाह्य त्वचा है, तो लंग्स यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ पसलियों से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, देखिए आपका वक्ष भाग में क्या है, पसलियां हैं, तो उन पसलियों से क्या होता है, आपका अंदर होता है, पसलियों के बीच में होता है। इसका मतलब कि देखिए बाहर से क्या होती है, पसलियां होती है, पसलियों से बाहर आपका क्या है, आपका स्किन है, स्किन के अंदर पसलियां, अब पसलियों के अंदर क्या होता है, आपका लंग्स यानी फेफड़े। फिर भी इनके बीच क्या होता है, दो स्तरित झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं क्या, फुफ्फुस आवरण। अब इसके बीच में एक तरल भरा होता है, यानी उसके बीच में क्या होता है, एक तरल भरा होता है, तरल पदार्थ है, जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय तरल। और यह क्या करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। किसकी, फेफड़े की, कि बाह्य आघात से फेफड़े को कोई नुकसान न पहुंचे, उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। समझ में आ गया। ये आपका क्या था, फेफड़े की बाह्य संरचना। ये आपको जो देखेंगे क्या था, फेफड़े की बाह्य संरचना। तो इतना नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए अभी फेफड़े का क्या है, देखिए ये फेफड़े का बाह्य संरचना, ये क्या है आपका बाह्य संरचना। इसके हम थोड़ा सा हाईलाइट देखेंगे, यहाँ पे आपको कर दिए फेफड़े की आंतरिक संरचना, फिर भी थोड़ा सा हम और हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसको नोट कीजिए, हम बढ़े आगे। चलिए तो हम इसके आगे देख लेते हैं फेफड़े की आंतरिक संरचना। तो क्या देखने वाले हम देख लेते हैं फेफड़े की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, हालांकि हम आपने देख लिया आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इसे हाईलाइटेड करते हैं कि फेफड़े की आंतरिक संरचना होती कैसी है। देखिए हमको पता है कि हमारे शरीर में दो फेफड़े, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, तो दोनों फेफड़ों से एक फेफड़े की हम हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिए दूसरे में भी सेम वैसा ही होता है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका आता है क्या, श्वास नली। श्वास नली आकर दो भागों में बढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, श्वसनी। इसको क्या बोलते हैं, श्वसनी। अब इस ये यहाँ पर एक फेफड़ा होता है, इसी प्रकार इस तरफ भी क्या होता है, आपका फेफड़ा होता है। ठीक है, इसको आप समझिए जिससे इसमें होगा सेम वैसे इसमें भी होता है। तो आपका ये कुछ इस तरीके से होता है। चलिए अच्छा बना देते हैं, पूरा बना देते हैं। कुछ इस तरीके से संरचना होती है। आपको फिगर में साइड में दिख भी रहा होगा कि देखिए फेफड़े की संरचना कैसी होती है। देखिए ये क्या है, फेफड़े की संरचना है। और याद रखिए कि इस फेफड़े में यहाँ पर एक तंत्र रूपी संरचना होती है, इस आकार की। इस आकार का होता है, एक तंत्र रूपी संरचना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका डायफ्राम। डायफ्राम ये आपका क्या है, ये उपास्थि होता है, उपास्थि का बना, उपास्थि का बना होता है। और करता क्या है, देखिए यह आपका श्वसन में मदद करता है। यह क्या करता है, श्वसन में बहुत ज्यादा मदद करता है, उपास्थि बना, तो इसका नाम होता है डायफ्राम। अब देखिए यहाँ से आपका क्या था, ये क्या है आपका, ये आपका है श्वास नली। क्या है, श्वास नली। आगे श्वास नली आगे किसमें बढ़ गई है, श्वसनी। किसमें बढ़ गई है, श्वसनी। अब देखिए प्रत्येक ओर की जो श्वसनी है आगे चलकर फेफड़े के अंदर बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। अब देखिए ये शाखाएं फिर बहुत सारी विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और उसके बाद इस शाखा के एकदम छोर पर क्या होता है आपका, कुछ गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती है। देखिए ये आपकी क्या है, श्वसनी, श्वसनी अंदर आकर छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है, ये सभी पूरे फेफड़े में फैली होती है, इस तरह भी क्या होता है,
पूरे फेफड़े में फैला होता है। और इनका भी नाम रखा गया है, इनका नाम रखा गया है श्वसनिका। क्या नाम रखा गया है? श्वसनिका। ये श्वसनिकाओं के लास्ट सिरे पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपका गुब्बारे में जो संरचना बनी है इसको बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका। या बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं? वायु कोश। देखिए, बाह्य वातावरण से वायु कहाँ आता है? अंदर आता है, और इन फेफड़े के अंदर यहाँ क्या आता है? इन कुपिकाओं में आता है। अब इन कुपिकाओं पर क्या होता है? इन कुपिकाओं पर क्या होता है? तो देखिए, इन कुपिकाओं पर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। किसका जाल होता है? रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, जिससे कि क्या यहाँ से ऑक्सीजन आता है और रुधिर केशिकाओं में चला जाता है, और रुधिर केशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो चला जाता है किसमें? फेफड़े में। ये अभी भी देखो क्रिया विधि में, तो याद रखो यहाँ पर जो ये कुपिका है, इस कुपिका पर रुधिर केशिकाओं का जाल है, ठीक है। और यहाँ से आपका वातावरण से क्या होता है? आपका यहाँ से O2 आता है और CO2 बाहर जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर की फेफड़े की संरचना हो गई। अब इसको बस नाम याद रखो आप कि ये आपका श्वास नली थी, यहाँ से श्वसन बटी, फिर श्वसन आगे चल के श्वसनिकाओं में बढ़ जाता है, और श्वसनिकाओं के लास्ट से क्या होता है? कुपिका होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं क्या, देखिए हमने मानव में श्वसन तंत्र को देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं मानव में श्वसन की क्रिया विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? मानव में श्वसन की क्रिया विधि। मानव में श्वसन की क्रिया विधि। क्रिया विधि। अब देखिए मानव श्वसन की क्या क्रिया विधि। तो मानव में श्वसन की जो क्रिया विधि है उसको दो भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? दो रूप में। देखिए कौन कौन सा? एक आपका है बाह्य श्वसन, और एक आपका है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। देखिए ये दो चरणों में हम इसकी जरूरत समझेंगे। पहला आपका क्या है? बाह्य श्वसन, दूसरा क्या है? आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो अब देखिए बाह्य श्वसन में पहले हम इसको डिटेल करेंगे, फिर किसको आंतरिक या कोशिकीय श्वसन को। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, किसको? बाह्य श्वसन को। बाह्य श्वसन। देखिए बाह्य श्वसन मतलब क्या होता है कि बाह्य वातावरण से गैसों का जो विनिमय है वो बाह्य वातावरण से हमारे कोशिकीय स्तर तक पहुंचाने में जितने भी क्रिया होती है वो सभी आपके किसमें आता है? बाह्य श्वसन में। आंतरिक श्वसन में क्या होता है? आंतरिक श्वसन में एक कोशिका के अंदर, देखिए इसका नाम ही लिखा है आंतरिक या कोशिका, एक कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में सबसे पहले जो आपका होता है इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? देखिए बाह्य श्वसन को में अब सबसे पहले आप पढ़ो क्या? श्वास। अब इसको क्या कर समझना है? देखो सिंपल है। श्वासोच्छ्वास में होता क्या है? आपका श्वासोच्छ्वास में होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण वातावरण से वातावरण तथा फेफड़े के बीच वातावरण तथा फेफड़े के बीच विनिमय, कि आप वातावरण से फेफड़े में ऑक्सीजन को कैसे ले जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें आपका क्या होता है? श्वासोच्छ्वास में होता क्या है कि अब बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हुए हो जाता है फेफड़े में, और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आता है वातावरण। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में होता क्या है? सिंपल, आपको बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन आपको जाता है फेफड़े में, और फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाहर निकल जाता है कहाँ? वातावरण। तो इसमें आपका देखिए श्वासोच्छ्वास को दो भागों में बांटा। किसमें? एक आपका बांटा गया इसको अंतः श्वसन, दूसरा आपका बांटा गया किसमें? बाह्य श्वसन। अच्छा बाह्य श्वसन नहीं, इसको अनिह श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निह श्वसन। अब आपका अंतः श्वसन और निह श्वसन क्या होता है? देखो सिंपल है। अंतः श्वसन में क्या होता है? अंत मतलब क्या समझ आ रहा है? अंत मतलब अंदर, यानी अंतः श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन आपका क्या? ऑक्सीजन वातावरण से कहाँ पहुंचता है? आपका फेफड़े में। कहाँ पहुंचता है?
फेफड़े में। और बाहर निःश्वसन मतलब होता है, क्या होता है, इसको बाहर निकालना, क्या करना, बाहर निकालना। तो इसको बोलते हैं क्या, आपका यहाँ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कहाँ से, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड ये फेफड़े से कहाँ आता है, बाहर, फेफड़ा से निकल जाता है कहाँ, वातावरण। ठीक है, देखिए अंतःश्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर वातावरण से कहा जाता है अंदर, यानी फेफड़े में। और निःश्वसन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ चला जाता है, फेफड़े में जो अंदर होता है उससे कहा जाता है बाहर। तो ये दो प्रक्रिया होती है किसमें, श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत, या आप बोल सकते हो श्वासोच्छ्वास में दो प्रक्रिया होती है, दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। समझ में आ गया। देखिए ये आपका पहला था किसमें, बाह्य श्वसन है। अब बाह्य श्वसन आपका दूसरा पॉइंट क्या है, तो बाह्य श्वसन आपका दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपका देखिए पहला था, ये कौन सा था, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए आपका फेफड़े में गैसीय विनिमय, क्या है, फेफड़े में गैसीय विनिमय। तो देखिए अभी आपको हमने बताया इधर कि जो फेफड़े होते हैं इनमें लास्ट में क्या होता है, कुपिका, और इन कुपिकाओं पर आपका क्या होता है, देखो इन्हीं कुपिकाओं को हम थोड़ा सा यहाँ दिखा रहे हैं। तो देखिए ये संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ये आकर यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है, कुपिकाएं जुड़ी होती है। अब देखिए ये कुपिकाएं हैं, इन कुपिकाओं पर आपका क्या होता है, पतली पतली रुधिर केशिकाओं का ऐसे जाल बिछा होता है। क्या बिछा होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है। अब देखिए इन रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है। अब यहाँ होता क्या है, जब यहाँ से आपका ऑक्सीजन आता है, कौन आता है, ऑक्सीजन। तो देखिए ये ऑक्सीजन जब आता है तो ये इसमें चला जाता है अंदर, कहाँ चला जाता है, अंदर, यानी यहाँ से यहाँ चला जाता है। ध्यान समझो कि ऑक्सीजन आपका आया यहाँ पर कुपिका में, तो कुपिका से जब विसरण प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा चलाते हैं किसमें, ब्लड रुधिर, यानी इस रुधिर केशिका, रुधिर केशिका क्या होती है, जिसमें ब्लड बहता है जानते हो, उसको वाहिनी कहते हैं। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा पतली होकर शाखित हो जाती है तो इन्हें बोला जाता है रुधिर केशिका। तो इन केशिकाओं में चलाता है। और साथ ही देखिए यहाँ से जो आपका CO2 होता है, CO2 होता है, इस केशिका से चलाता है आपका किसमें, कुपिका में। इस प्रकार यहाँ से ऑक्सीजन चलाता है इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड चलाता है कुपिका में। अब ये ऑक्सीजन ब्लड की तरफ चला जाता है आगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कुपिका में आने के बाद फिर से बाहर निकल जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को, इसी पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपका फेफड़े में गैसीय विनिमय। तो गैसीय विनिमय समझ आ गया। तो देखो गैसीय विनिमय होता क्या है आपका, गैसीय विनिमय बहुत ज्यादा नहीं, बस सिंपल सबको इतना याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कुपिका में O2 तथा CO2 का विनिमय होता है, विनिमय होता है। अब कैसे होता है उसे आपने यहाँ देख लिया एकदम डिटेल, समझ आ गया। तो ये आपका पूरा क्या था, देखिए फेफड़े की आंतरिक संरचना और बाह्य श्वसन, ये क्या था आपका, बाह्य श्वसन। अच्छा बाह्य श्वसन में दो पॉइंट हुए हैं, एक पॉइंट और, ठीक, इसको आप नोट कीजिए, हम फिर इसको देख लेंगे। ये बाह्य श्वसन आपने दो पॉइंट देखा, अब बाह्य श्वसन का तीसरा पॉइंट बचा है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट इसका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, का परिवहन, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो देखो आपने अभी देखा क्या कि यहाँ से रुधिर केशिकाओं द्वारा, कुपिका के ऊपर जो रुधिर केशिकाएं होती हैं उनके ऊपर जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होगा, ऑक्सीजन चला। अब देखो ऑक्सीजन जब जाता है किसमें, ब्लड, तो आपको पता है, देखिए रक्त में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर रक्त। तो आपको पता है रक्त में जो आपको होता है आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है। क्या होता है, वर्णक, जो कैसा होता है, लाल। इसी का एक इसका याद रखोगा, इसी का ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो रक्त में जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल होता है। अब याद रखो
यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन। तो जैसे ही आपका देखो, जैसे ही आपका आरबीसी ब्लड में आपका क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन और आपका हीमोग्लोबिन को देखो एचबी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एचबी से। हीमोग्लोबिन किससे लिखते हैं? एचबी से। ये क्रिया करके क्या आता है? HBO। अब जानते हो कितने ऑक्सीजन के 4 परमाणु को लेता है? कितने परमाणु को? 4 परमाणु को। देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु को लेता है? 4 परमाणु। देखो O2 के 4 परमाणु को लेता है, और इसको कहा जाता है क्या? देखिए ये आपका है ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन, और ये आपका क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो ये इससे साथ जुड़ के क्या बनाता है? ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और बनाता क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही यह ऑक्सीजन क्या करता है? फेफड़े से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक ले जाता है। क्या करता है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक ले जाता है। अब वहां पर ले जाने के बाद क्या करता है? जिस कोशिका के पास जाएगा उस कोशिका को जब वहां पर क्या करता है? वहां से फिर से यह हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, जिससे ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ चलाता है? कोशिका। कहाँ चलाता है? ब्लड से कोशिका। देखो चाहे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा रहा है। देखो आपका ये क्या था? फेफड़े थे। यहाँ क्या था? फेफड़ा। अब ध्यान समझो, यहाँ पर आपकी क्या थी? कुपिका थी। इस कुपिका के ऊपर आपका क्या था? ब्लड वेसल्स। देखिए यहाँ से ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन परिवर्तन हुआ। अब मान लीजिए आपके किसी अंग के ऊतक में चला गया। देखो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका एक है ऊतक या कोशिका। यह क्या है? कोशिका। अब इस कोशिका के पास से गया। देखिए एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, सब अंदर चला जाता है, अंदर नहीं आता, ऊपर ऊपर चला जाता है। ये ऊपर ऊपर से चला जाता है। अब देखो आपका जो ब्लड है वो ब्लड जा रहा है, और इस ब्लड में अब क्या है? ऑक्सीजन। इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। अब देखिए जब ये ऑक्सीजन वाला यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन इस कोशिका में चला जाता है। ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? कोशिका में। और इस कोशिका में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है कहाँ? यहाँ पर, यानी CO2 जो होती चलाती है ब्लड। समझ आया? तो देखो यहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन इसको ले आता है यहाँ पर। ऑक्सीजन को कौन ले आता है? ब्लड। जो कौन बनाया था आपको ऊपर दिखा देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आता है। अब यहाँ से आपका ऑक्सीजन चला गया कोशिका में, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया ब्लड। जब कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है, तो अब यहाँ देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। अब क्या बनाता है? ये बनाता है आप देखो कार्बोक्सी। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी यहाँ पर जैसे ब्लड में आते हैं तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड फिर से कहाँ जाता है? फेफड़े में। और फेफड़े में यहाँ पहुंचता है तो ये कहाँ फिर आता है? फिर यहाँ से घूम कर आती है फेफड़े में, और उसके बाद क्या होता है? फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपको कुपिका में, ऑक्सीजन फिर से ब्लड में, और इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। यही आपका होता है पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो आपका रक्त में आरबीसी की तरह जो हीमोग्लोबिन है उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। समझ में आया? तो ये आपका था बाह्य शोषण। ये क्या था? पूरा बाह्य शोषण कि किस प्रकार वातावरण से ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आता है, फिर फेफड़े से कुपिका में जाता है, कुपिका से फिर रुधिर केशिकाओं द्वारा ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर पहुंचता है कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं से फिर चलाता है किसमें? ब्लड से चलाता है कोशिका में, और फिर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है ब्लड में, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा पहुंच जाता है फेफड़े में, वहां से फेफड़े से चलाता है किसमें? आपका बाह्य वातावरण। तो इस प्रकार ये आपका हो गया बाह्य शोषण। अब हम किसको पढ़ेंगे? तो हम देखिए पढ़ेंगे आंतरिक शोषण को। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आंतरिक शोषण। तो अब आंतरिक शोषण क्या हो? तो आपका जो आंतरिक शोषण है यह खुद 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भाग। अब कौन कौन सा? तो देखो आपका इसमें बटा है पहला, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। दूसरा आपका है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका देखिए है इलेक्ट्रॉन परिवहन। इलेक्ट्रॉन परिवहन। यहीं पर आपको पता चलेगा कि एटीपी क्या होती है और ऊर्जा कैसे निकलती है। ये तीनों प्रोसेस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे।
इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि हम तीनों प्रक्रियाओं को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस। तो पहला हमारा इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए आंतरिक कोश के हम पढ़ रहे हैं। चलो एक बार फिर से हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, क्या आंतरिक या कोशिकीय शोषण, आंतरिक या कोशिकीय शोषण। इसमें आपका पहला क्या है, पहला आपका है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? ठीक है, पहली बात ये जान लीजिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। तो आपका जो ग्लाइकोलिसिस है यह कोशिका द्रव्य होता है। यह कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। यह कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के, पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। किसमें? पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। अब तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण होता है इसका, देखो आपका पहली बात थी, दूसरा और तीसरा, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देखो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन, देखिए O2 मतलब हो गया ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। इस बात को याद रखेंगे कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती तो याद रखो ये आपका आक्सीय और अनाक्सीय दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है, तो दोनों प्रकार की शोषण में होता है। अब देखो कैसे होता है। यहाँ पर आपका क्या था, ग्लूकोज था C6H12O6। ये आपका देखिए टूट जाता है, किसमें टूट जाता है? CH3COOH प्लस 2 ATP, यानी ध्यान समझो आप, इसके दो अणुओं में टूटता है। किसने अणु में? दोनों में। कि आपका जो ग्लूकोज का अणु है यह टूट जाता है किसमें? आपका CH3COOH प्लस 2 ATP, दो ATP अणुओं में, दो ATP ऊर्जा इसमें निकलती है और यह इसको बोलते हैं पायरुविक अम्ल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल का देखिए दो अणु प्राप्त हुए नहीं, कि पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। अब उसके बाद यहाँ देखिए दो ATP ऊर्जा निकलती है। अच्छा यहाँ पर आपको ATP अगर हम वहां पीछे नहीं बताए थे तो आप यहाँ याद रखो, ये आपका ATP क्या है, देखो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये आपका होता है ATP का फुल फॉर्म। ये क्या होता है? ATP का फुल फॉर्म। और यह ATP क्या है? ATP ऊर्जा की एक इकाई है जो कोशिका में जो रिलीज होती है उसकी इकाई क्या होती है? ATP। तो हमारी कोशिका में जो ऊर्जा बनती है उसको ATP मानते हैं और ATP फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखोगे, इसे आपको कहा जाता है, देखिए इसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मुद्रा मतलब सिक्का, ये ऊर्जा की एक सिक्का है, तो इसको ATP क्या बोलते हैं? ऊर्जा की सिक्का। और याद रखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। अब यहाँ देखो दो ATP ऊर्जा प्राप्त हुआ। फिर अब देखो क्या है कि अब ये इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ये होता कहाँ? तो याद रखोगे अब कहाँ होता है? ये कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य। अब इसके बाद आपका कोशिका द्रव्य ये होता है, फिर आपका देखो दूसरा आपका क्या आता है? क्रेब्स चक्र। क्या आता है? क्रेब्स। अब क्रेब्स चक्र होने से पहुंचे या असंभव कि क्रेब्स चक्र में पहुंचने से पहले जो आपका पायरुविक अम्ल है ये बदल जाता है किसमें? ये आपका बदल जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। किसमें जाता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। यानी पायरुविक अम्ल किसमें जाता है? क्रेब्स चक्र में बदलता है। तो देखो याद रखो आप जो पायरुविक अम्ल है,
पायरुविक अम्ल, यह बदल जाता है आपका किसमें, एसिटिल को एंजाइम ए, किसमें रहता है, एसिटिल को एंजाइम ए, यानी पायरुविक अम्ल का किसमें रहता है, एसिटिल को एंजाइम ए में। अब याद बताओ कि पायरुविक अम्ल कितने अणु थे, 2 अणु थे, अगर इसके 2 अणु थे तो ये होता है इसके भी कितने अणु होंगे, इसके भी आपके 2 अणु होंगे, कितने अणु होंगे, 2 अणु। तो याद रखो आपका पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं से 2 एसिटिल कोएंजाइम बनते हैं। अब ये एसिटिल कोएंजाइम किसमें आता है, क्रेब्स चक्र, किसमें आता है, क्रेब्स चक्र में। तो देखिए यहाँ जगह कम है इसलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, क्रेब्स चक्र। दूसरा आपका क्या है इसमें, दूसरा आपका है क्रेब्स चक्र। दूसरा आपका है क्रेब्स चक्र। अब देखिए क्रेब्स चक्र क्या होता है, तो यही आपको समझना है कि क्रेब्स चक्र। तो देखो आपका जो, हम यहाँ पर आपको पूरा एक बात समझा रहे हैं, आप उसको ध्यान समझो। देखो आपका हुआ क्या था, यहाँ आपको प्राप्त हुआ था पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल। अब ये पायरुविक अम्ल आपका किसमें चला जाता है, बदल जाता है एसिटिल, एसिटिल को एंजाइम, एसिटिल को एंजाइम ए। अब ये एसिटिल को एंजाइम ए बदलने में ये पहुंचता है किसमें, क्रेब्स चक्र में। तो अब क्रेब्स चक्र होता क्या है, तो क्रेब्स यौगिक होता है इसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। देखिए ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल एसिटिल को एंजाइम से मिलकर बदल जाता है किसमें, ये बदल जाता है आपका सिट्रिक अम्ल, किसमें जाता है, सिट्रिक अम्ल में, किसमें जाता है, सिट्रिक अम्ल। यानी ये क्रेब्स चक्र में प्रवेश कैसे करता है, तो आपका ध्यान देखो, आपका जो होता है क्या, एसिटिल को एंजाइम में, ये आपका किससे मिलता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल से, और ये ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बदल जाता है किसमें, सिट्रिक अम्ल, किसमें जाता है, सिट्रिक अम्ल। अब ये सिट्रिक अम्ल आपका आगे जाकर किसमें बदल जाता है, आइसोसिट्रिक अम्ल में बदल जाता है, किसमें बदलता है, आइसोसिट्रिक अम्ल में। अब आइसोसिट्रिक अम्ल का क्या होता है, फिर इसका अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन। तो देखिए जब अपचयन होता है तो ये बदल जाता है किसमें, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल में। देखिए अपचयन होता है तो अपचयन को इसमें इस प्रकार दर्शाते हैं कि यहाँ पर आपका NaD था, अब ये आपका बदल गया किसमें, NaDH2। H2 मतलब क्या हो गया, इसका अपचयन। जब आइसोसिट्रिक अम्ल का अपचयन होता है क्या बन जाता है, मैलिक। अब देखिए मैलिक अम्ल का फिर से अपचयन हो जाता है, क्या होता है, मैलिक अम्ल का फिर से जब अपचयन हो जाता है ये बदल जाता है किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, किसमें रहता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। देखो यहाँ से इसका क्या होता है, इसका फिर से एक बार अपचयन हो जाता है, तो फिर से आपका होता है NaD, ये बदल जाता है किसमें, NaDH2 में। तो आपका फिर से NaD किससे अपचयन हो गया, जब अपचयन हुआ तो आपका जो मैलिक अम्ल है इसका जो अपचयन हो जाता है क्या हो जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, क्या हो जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। अब देखो फिर से ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल मिल गया, फिर एसिटिक को एंजाइम आएगा, फिर से चेंज हो जाएगा, इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये प्रक्रिया चक्र की भांति चलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया। देखो ये प्रक्रिया क्या, एक चक्र की भांति चलती है तो चक्र हो गया, और इसकी खोज क्रेब्स वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, इसको रखा गया क्रेब्स चक्र। ये आपको क्या है, क्रेब्स चक्र। तो देखो इस पूरे प्रक्रिया से क्या होता है, एसिटिल को एंजाइम से फिर आपका क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन सॉरी एटीपी बनता है, एटीपी मतलब ऊर्जा बनती है, क्या बनता है, ऊर्जा। तो ये आपका पूरा था क्रेब्स चक्र, समझ में आ गया। तो क्रेब्स चक्र आप इसको नोट कर लीजिए। और फिर एक लास्ट आपका है क्या इसमें, इलेक्ट्रॉन परिवहन। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन क्लास देखो यहाँ पर होता क्या, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है इलेक्ट्रॉन परिवहन। अब देखो इलेक्ट्रॉन परिवहन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ याद रखो कि इसके पहले वाले क्रेब्स चक्र के पहले वाले देखो आपको कौन सी प्रक्रिया थी, ग्लाइकोलिसिस। तो जो ग्लाइकोलिसिस थी यह प्रक्रिया कहाँ हुई थी, यह कोशिका द्रव्य में, कहाँ हुई थी, कोशिका द्रव्य। लेकिन अब याद रखो जो क्रेब्स चक्र होता है यह आपका कहाँ पर होता है, यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया के द्रव्य में, माइटोकांड्रिया के आधारी द्रव्य में, कहा होता है आधारी द्रव्य में। तो आप याद रखोगे क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकांड्रिया के आधारी द्रव्य में। अब माइटोकांड्रिया आधारित द्रव्य में क्रेब्स चक्र होता है। उसके बाद आपका देखो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ये क्या होता है, यह आपका होता है माइटोकांड्रिया के क्रिस्टी में, कहा होता है माइटोकांड्रिया के क्रिस्टी में संपन्न होता है, जिसमें क्या होता है जिसमें आपका एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। देखो इसमें होता क्या है, जो आपका थोड़ा सा माइटोकांड्रिया देख लो आप, आपको पता है ये आपका क्या है कि माइटोकांड्रिया आपका द्विस्थित होती है, यानी इसमें कुछ इस प्रकार संरचना होती है। देखो तो ये आपका क्या होता है, देखो इसके अंदर जो होते हैं संरचना ये होते हैं आधारित द्रव्य, और ये जो घूमी हुई संरचना है इसको देखिए, इस पूरे संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अब देखो इस संरचना के अंदर क्या होता है आपका, इस संरचना के अंदर आपका होता है दो कण होता है, एक होता है F0 और एक होता है F1। क्या होता है, एक होता है आपका F0 और एक होता है F1, ये कण होते हैं। इन कणों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है। किसका परिवहन होता है, इलेक्ट्रॉन। याद रखो इसमें किसका परिवहन होता है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन। देखो इसका क्या होता है, इन कणों में F0 से F1 की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, जिससे इसमें कुछ एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, इसमें कुछ एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपका होता है क्या, इलेक्ट्रॉन परिवहन। देखो इलेक्ट्रॉन परिवहन हो गया है F0 से F1 का। एक्चुअल में यहाँ देखो आपका अंदर होता है F0, बाहर होता है F1। तो F0 से F1 कण की ओर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का परिवहन होने से इसमें क्या होती है, एटीपी में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसको क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो इन तीन स्टेप में आपका ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इन तीनों स्टेप में आपका क्या होता है, पूरा होता है शोषण, कोशिकीय स्तर पर शोषण। समझ आ गया, तो आप इस पूरे को नोट कर लीजिए। तो आपका शोषण खत्म, यानी आज हमने शोषण चैप्टर को पूरा A to Z कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई भी चीज बचा नहीं। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान समझिए, इसको रिवीजन कीजिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, और बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन इस पर लगातार करवा रहे हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम को अच्छे से फोड़ कराएं। 2024 आप भी फोड़ कराएंगे, तो बस मेहनत से पढ़ते रहिए। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।